दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, लोअर पीसीएस तथा अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस वीडियो में हम राजभाषा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, प्रश्नों पर आने से पहले आइए देख लेते हैं कि भारतीय संविधान में राजभाषा से संबंधित कौन कौन से उपबंध और प्रावधान किए गए हैं। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 17 के अंतर्गत अनुच्छेद 343 से 351 में राजभाषा संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 343(1) के तहत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी और संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप होगा। अनुच्छेद 344 के तहत राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वो राजभाषा के संबंध में आयोग गठित कर सकता है और प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन 1955 में बी.जी. खेर की अध्यक्षता में हुआ था। दोस्तों, आप जान लीजिए कि 30 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति का गठन जो है ये अनुच्छेद 344(4) के तहत राजभाषा पर 30 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति के गठन का प्रावधान है और इस समिति में लोकसभा के 20 तथा राज्यसभा से 10 सदस्य शामिल होंगे। इसके अलावा अनुच्छेद 345 में राज्य की राजभाषा संबंधी उपबंध हैं। अनुच्छेद 346 में एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्र आदि राजभाषा का उल्लेख है और अनुच्छेद 347 के अनुसार किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध का प्रावधान है। और आप जान लीजिए 14 सितंबर 1949 को हिंदी संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित की गई थी और इसीलिए 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अनुच्छेद 348 के तहत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों तथा विधेयकों आदि में प्रयोग की जाने वाली भाषा संबंधी उपबंध हैं। अनुच्छेद 348(1) के तहत प्रावधान किया गया है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की सभी कार्रवाइयाँ अंग्रेजी भाषा में होंगी और अनुच्छेद 350(क) के तहत प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं का प्रावधान है। 350(ख) में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किए जाने का उपबंध है और अनुच्छेद 351 में हिंदी के विकास के लिए निर्देश हैं। और आप जान लीजिए भारतीय संविधान में किसी भी भाषा को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल किया जाता है तो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत भाषा को शामिल किया जाता है। संविधान के प्रारंभ में केवल 14 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था और 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को, 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया और 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को इसमें जोड़ा गया और 96वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल उड़िया भाषा का नाम परिवर्तित करके ओडिया किया गया और वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं शामिल हैं। और भाषा शास्त्रीय दृष्टि से द्रविड़ परिवार की भाषा ब्राहुई है जो बलूचिस्तान की भाषा है। अब आइए प्रश्नों पर आते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राज्य भाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया दी गई है? 343, 344, 345 या फिर 346? तो सही उत्तर है अनुच्छेद 345। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अनुच्छेद 345 के अंतर्गत राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है। इसके अनुसार किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को या उस राज्य के सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के रूप में अंगीकृत कर सकेगा। जबकि अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा के संबंध में है। अनुच्छेद 344 में राजभाषा के संबंध में आयोग तथा संसद की समिति के गठन तथा अनुच्छेद 346 में 2 राज्यों के बीच पत्र आदि की राजभाषा का उपबंध है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है। कैसे? तो अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा, 2/3 बहुमत द्वारा, 3/4 बहुमत द्वारा या अपने 1/3 सदस्यों के समर्थन के द्वारा।
तो दोस्तों ये जो प्रश्न पूछा गया है इसमें हिंदी और अंग्रेजी वर्जन में अंतर है। हिंदी में पूछा गया है कि भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा से संबंधित प्रावधान यानी प्रोविजन में संसद अपने सदस्यों के किस बहुमत द्वारा संशोधन करने के लिए सशक्त है। तो आप जान लीजिए भारत के संविधान के भाग 17 के अंतर्गत अनुच्छेद 343, 44, 346 और 348 एक ख के तहत संघ की राजभाषा के विषय से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। दूसरी ओर प्रश्न के अंग्रेजी रूप में ये प्रश्न पूछा गया लग रहा है कि संविधान के अंतर्गत संसद अपने किस बहुमत द्वारा संघ की राजभाषा संबंधी प्रावधान का संशोधन करने के लिए प्राधिकृत है। तो दोनों में अंतर है क्योंकि भारत की आधिकारिक भाषा और ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया नामक पदावलियों का प्रयोग किया गया है जो तकनीकी रूप से सही नहीं है। भारतीय संविधान में भारत की राजभाषा पदावली का प्रयोग नहीं हुआ है, उसमें संघ की राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन का प्रयोग किया गया है। तो इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों आप जान लीजिए कि अगर प्रश्न में ये है कि संघ की राजभाषा से संबंधित है तो प्रश्न के हिंदी और अंग्रेजी रूपों में अंतर होने के कारण उत्तर अलग अलग हो जाएगा। हिंदी रूप के अनुसार विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा 2/3 बहुमत से। संघ की राजभाषा संबंधी प्रावधानों वाले अनुच्छेद 343, 344, 346 और 348 एक ख में संशोधन संसद द्वारा अनुच्छेद 368(2) में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार ही संभव है, अन्यथा नहीं। तो ये अनुच्छेद यानी 343, 344, 346, 348 एक ख 368(2) के परंतुक से शासित नहीं है, इसलिए इनमें संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्य विधानमंडलों का अनुसमर्थन नहीं चाहिए। और दूसरी ओर यदि प्रश्न में ये पूछा जाए अंग्रेजी स्वरूप आधिकारिक भाषा के रूप में तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा अपने सदस्यों के साधारण बहुमत से। तो आप जान लीजिए दोस्तों कि अनुच्छेद 343(3) के तहत ऐसा कानून संसद द्वारा अपने साधारण बहुमत से बनाया जाएगा। संसद ने अपनी इस शक्ति का प्रयोग करते हुए राजभाषा अधिनियम 1963 को अधिनियमित किया है और इस अधिनियम की धारा 3 के अनुसार हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भी संघ की राजभाषा के रूप में 26 जनवरी 1965 से प्रयुक्त होती रहेगी। संघ के कतिपय शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी इस अधिनियम के अनुसार अनिवार्य है। तो उक्त अधिनियम में कोई भी संशोधन संसद द्वारा अपने साधारण बहुमत से किया जा सकता है और उसके अनुसार संघ की राजभाषा में संविधान के अनुरूप संशोधन किया जा सकता है। प्रश्न के अंग्रेजी रूप में प्रयुक्त प्रोविजन शब्द और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन शब्दों से अनुच्छेद 343(3) के तहत संसद को प्राप्त शक्ति और शक्ति के प्रयोग में अधिनियमित राजभाषा अधिनियम का संदर्भ स्पष्ट हो रहा है। तो इससे स्पष्ट है कि एक ही प्रश्न के दो सुभिन्न उत्तर हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से भारत के संविधान में उल्लिखित भाषाओं के बारे में क्या सही है। देखिए, राज्य भाषाई अल्पसंख्यकों को प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा के माध्यम से उनकी मातृभाषा को चुनने के लिए बाध्य कर सकता है। अंगिका अब संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा है और बोडो संविधान की 8वीं अनुसूची में स्वीकृत भाषा है। तो केवल और केवल डी आपका सही है। दोस्तों बोडो जो है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में स्वीकृत भाषा है। इसे 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी भारतीय संघ की राजभाषा है, न कि राष्ट्रीय भाषा। तो याद रखिएगा, हिंदी राष्ट्रीय भाषा नहीं बल्कि राजभाषा है। अंगिका संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है और अनुच्छेद 350 क के अनुसार प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा और राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निर्देश दे सकेगा जो वह ऐसी सुविधाओं का उपबंध सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक उचित समझता हो। राज्य किसी भी प्रकार से उन्हें ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में ये व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 349, 350, 350 क और अनुच्छेद 351। तो सही उत्तर है अनुच्छेद 350 क में। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राज्य की भाषा आयोग का गठन कब हुआ था। तो सही उत्तर है 1955 में बी.जी. खेर की अध्यक्षता में। दोस्तों 7 जून 1955 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बी.जी. खेर की अध्यक्षता में प्रथम राज्य की भाषा आयोग का गठन किया, जिसने 1956 में अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंप दिया।
1957 में एक संसदीय समिति द्वारा इस रिपोर्ट का परीक्षण किया गया, जिसके अध्यक्ष पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई? तो ऑप्शन देखिए, कोंकणी, सिंधी, मणिपुरी और संथाली। तो सही उत्तर है संथाली। देखिए, भारतीय संविधान में किसी भी भाषा को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल किया जाता है। संविधान के प्रारंभ में केवल 14 भाषाओं को राजकीय भाषा का दर्जा मिला था, लेकिन 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को राजकीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई। इससे पहले 1992 में 71वें संविधान संशोधन द्वारा नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी को, और 1967 में 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी को राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया था। तो कुल अब 22 भाषाओं को संविधान के तहत मान्यता दी गई है। असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मणिपुरी, मलयालम, नेपाली, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। तो कुल 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूची के तहत मान्यता दी गई है। अगला प्रश्न है, 1993 में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो कौन सी? मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी। तो इसमें से आप देख सकते हैं कि सभी जो मैथिली, बोडो, डोगरी, इसमें आप देखिए कौन कौन सी भाषाएं, तो असमिया, बंगला, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मणिपुरी, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली, ये सभी भाषाएं आप देखिए 8वीं अनुसूची में शामिल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई, जिससे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई? तो ये था 92वां संविधान संशोधन अधिनियम। याद रखिएगा, 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 जो कि 2004 से प्रभावी हुआ था, इसके द्वारा 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई, जिससे उनकी संख्या 22 हो गई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? देखिए, उर्दू, नेपाली, कोंकणी और भोजपुरी। तो सही उत्तर है भोजपुरी। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप देख सकते हैं भोजपुरी 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में संवैधानिक संशोधन द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसमें आप देखिए, सिंधी और कोंकणी, ये दोनों भाषाएं संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। मूल रूप से 14 भाषाएं थी, बाद में संशोधनों के द्वारा 8 भाषाएं और जोड़ी गई हैं। तो इसमें बी और डी दोनों ही आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि कोंकणी जो दोस्तों आप जान लीजिए, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली, ये तो 4 भाषाएं बाद में जोड़ी गई, लेकिन ये सिंधी और कोंकणी ये सभी संविधान संशोधन के द्वारा ही जोड़ी गई हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? गुजराती, कश्मीरी, राजस्थानी और डोगरी। तो सही उत्तर है आप देखिए राजस्थानी। अगला प्रश्न है, 71वें संशोधन से संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी 3 भाषाएं जोड़ी गई? तो याद रखिएगा कि ये है नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत और उर्दू। तो सही उत्तर है अंग्रेजी इसमें शामिल नहीं है। अब आइए अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या कुल कितनी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या कुल कितनी है? तो ये प्रश्न आप जान लीजिए कि जब एक तरह से पुराना हो गया है। अगर जो हम भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य भाषाओं की संख्या देखें तो अब ये 22 भाषाएं हो गई हैं। तो इसमें कोई भी विकल्प आपका सही नहीं है, 22 भाषाएं हैं। आप जान लीजिए 92वें संविधान संशोधन 2003 से पहले संविधान की 8वीं अनुसूची में 18 भाषाएं थीं, उसके बाद 4 भाषाएं और जोड़ी गई, तो अब इनकी संख्या वर्तमान में 22 है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य राज्य की भाषाओं की संख्या कितनी है? तो आप जानते हैं ये 22 भाषाएं हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने, दोस्तों आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया है? बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड? तो सही उत्तर है उत्तराखंड ने।
उत्तराखंड ने जनवरी 2010 में संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया है। इसके कुछ दिनों बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने उत्तराखंड के ऋषिकेश को संस्कृति नगरी भी घोषित किया। 2019 में हिमाचल प्रदेश संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा देने वाला दूसरा राज्य बना था। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में निम्नांकित में से कौन सी भाषा बोलने वाले सर्वाधिक हैं? यहाँ पर देखिए बंगाली, गुजराती, मराठी और तेलुगु। तो सही उत्तर है बंगाली। दोस्तों 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार संविधान के तहत अनुसूचित 22 भाषाओं में सर्वाधिक लोगों द्वारा हिंदी बोली जाती है, दूसरे स्थान पर बंगाली, तीसरे पर मराठी और विकल्पों के अनुसार यहाँ पर बंगाली जो है सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हिंदी का विकल्प नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय भाषाओं को मातृभाषा के रूप में प्रयोग करने वालों का कौन सा जो है सही अवरोही क्रम है? बंगाली, मराठी, तमिल और तेलुगु। तो सही उत्तर हो जाएगा बंगाली, मराठी, तेलुगु और तमिल, यानी 1, 2, 4 और 3। आप जान लीजिए 2001 की जनगणना के अनुसार अवरोही क्रम में इस प्रकार से था: बंगाली 8.11%, तेलुगु 7.19%, मराठी 6.99% और तमिल 5.91%। जबकि 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार उपर्युक्त भाषाओं का अवरोही क्रम बंगाली 8.03%, मराठी 6.68%, 6.86, तेलुगु 6.70 और तमिल 5.70 है। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषी भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है? 50, 45, 40 या 35? तो सही उत्तर है 41.03 और 2001 के अनुसार, जबकि 2011 के अनुसार 43.63। तो यहाँ पर कोई भी निकटतम उत्तर नहीं है। 43 या 44 होता तो आप सही मानते। तो याद रखिएगा 43.63% लोग हिंदी जो है हिंदी भाषी लोगों का प्रतिशत है। अगला प्रश्न है, कौन सी भाषा बलूचिस्तान की है परंतु भाषा शास्त्रीय दृष्टि से द्रविड़ परिवार की है? ब्राहुई, कुई, परजीमी और पेंगो। तो सही उत्तर है ब्राहुई। दोस्तों भाषा शास्त्रीय दृष्टि से द्रविड़ परिवार की भाषा ब्राहुई है, जो बलूचिस्तान की भाषा है। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित भाषाओं पर विचार कीजिए: गुजराती, कन्नड़, तेलुगु और उपर्युक्त में से किनको सरकार ने श्रेणीय या क्लासिकी भाषाएं घोषित किया है? तो इसमें देखिए कौन कौन सी भाषाओं को सरकार ने क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया है। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर कन्नड़ और तेलुगु को। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा 2 और 3। दोस्तों कुछ भारतीय भाषाओं को प्राचीन साहित्यिक परंपरा का संरक्षण और संवर्धन करने के लिए भारत सरकार द्वारा उन्हें शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है और अब तक भारत सरकार द्वारा कुल 6 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, जिनमें तमिल को 2004 में, संस्कृत को 2005 में, तेलुगु और कन्नड़ को 2008 में, मलयालम को 2013 में और ओडिया को 2014 में ये दर्जा दिया गया है। तो ये दर्जा जो है क्लासिकल भाषा का दर्जा भाषाओं को उनके प्राचीनता, साहित्य संरक्षण और विकास के लिए दिया जाता है। तो याद रखिएगा इन विकल्पों में से कन्नड़ और तेलुगु क्लास की भाषा के दर्जा प्राप्त हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। घटनाचक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला के अंतर्गत भारतीय शासन एवं राजव्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, इसमें हमने राजभाषा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। इसके अगले भाग में हम स्थानीय स्वशासन 73वें और 74वें संशोधन के संबंध में सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे, क्योंकि पंचायती राज और स्थानीय स्वशासन से परीक्षाओं में कई बार प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं, इसलिए उस टॉपिक को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। राजभाषा का टॉपिक भी महत्वपूर्ण है, इसमें संविधान संशोधन और किस संशोधन के द्वारा कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को आप बहुत जल्दी में हल्के में 15 से 20 मिनट में आप तैयार कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।